मौजूद हूं चर्चा करने के लिए, डिबेट करने के लिए गुजरात इलेक्शंस पर, क्योंकि सिर्फ 6 दिन का वक्त है। 6 दिन बाद जनता ये तय करेगी कि आखिर किसके दावे, किसके वादे पर उसे विश्वास हो रहा है। 1 तारीख को पहले चरण का चुनाव हो जाएगा और ईवीएम में कैद हो जाएगी तमाम प्रत्याशियों की किस्मत। लेकिन उससे पहले चुनावी समर में क्या चल रहा है, इस पर लगातार इंडिया टीवी चर्चा कर रहा है कि एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि दंगा फसाद अगर किसी ने खत्म किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म किया है, और इसमें हिंदू मुसलमान किसी ने नहीं देखा। हिंदू मुसलमान करने वाले वो लोग हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता है। आज इसी पर करेंगे चर्चा कि आखिर गुजरात चुनाव का रुख किधर की तरफ जा रहा है। इसी पर होगी बात कि क्या सबका साथ सबका विकास हुआ है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ जुमले हैं। उससे पहले आप सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा। તમને ખબર છે પહેલા અમારું મોડાસા તો હુલ્લડ થાય, માલપુર મેઘરજ હુલ્લડ થાય, પ્રાંતિજ હુલ્લડ થાય, હિંમતનગર હુલ્લડ થાય, ભિલોડા હુલ્લડ થાય, ગણેશજીમાં હુલ્લડ થાય. થતું હતું કે નહીં? આ દુકાનો બધી બંધ થઈ ગઈ ને ભાઈ, સુખ ચેનની જિંદગી આવી કે ના આવી? મને તો ખબર નહીં આ મોડાસામાં શું થતું હતું ભાઈ. શાંતિ, એકતા, સદભાવ આ બધાના લાભમાં છે કે નહીં? એમાં ક્યાંય હિન્દુ મુસલમાન આવે છે? બધાનું ભલું એમાં જ થાય ભાઈ. શાંતિમાં જ બધાનું ભલું છે, એકતામાં જ બધાનું ભલું છે. અને 20 વર્ષમાં આપણે આ કરીને બતાવ્યું છે અને એના કારણે ગુજરાત પ્રગતિ કરી રહ્યું છે. और देखिए, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। जल्दी से आपका तारुफ करा देते हैं। बीजेपी से बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं प्रेम शुक्ला जी, हमारे साथ एआईएमआईएम से उनका पक्ष रखने के लिए हैं दानिश कुरैशी जी, और कांग्रेस के प्रवक्ता रोहन गुप्ता भी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। रोहन गुप्ता जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। अब चुनाव में सिर्फ 6 दिन का वक्त रह गया है, पहले चरण के चुनाव हो जाएंगे 6 दिन बाद। उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये याद दिला रहे हैं कि अगर गुजरात में दंगा फसाद किसी ने खत्म किया है तो बीजेपी की सरकार ने खत्म किया है, और उसमें हिंदू मुसलमान किसी ने नहीं देखा, यानी सबका साथ सबका विकास हुआ है। देखिए, 27 साल से ये कहा जाता है कि भाजपा का राज है गुजरात में, और 27 साल में जो भी चुनाव आप निकाल के लिख दीजिए, आखिर में ये लोग कहाँ जाते हैं? उनकी मजबूरी है। कल उनके एक मंत्री ने कहा पाकिस्तान भी आ गया। ये क्यों हो रहा है? अगर आपने 5 साल काम किया है तो आप अपने काम गिनवाइए। अब तो डबल इंजन बोलते हैं, एक ऐसा इंजन जो 27 साल पुराना है, ज्यादा डीजल खाता है और एवरेज कम देता है। अगर डबल इंजन भी है तो मोरबी जैसे कांड होने के बाद भी, कल हमने देखा परसों उसका एफएसएल रिपोर्ट आया, आप वो रिपोर्ट देखेंगे कि जिस प्रकार की, मैं कहूंगा कि हत्याकांड है और आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऐसी सरकार कौन से मुंह से जनता के सामने जाके भाषण दे रही है? कभी तो मोरबी के लिए एक शब्द बोल दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था मोरबी मेरे दिल में है, उस दिन के बाद आज तक एक भी सभा में मोरबी का उल्लेख भी नहीं किया है। ना कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा, ना ऑफिसर को पकड़ा। उस रिपोर्ट में क्लियरली कहा कि इस ब्रिज को डिसमेंटल करके नया ब्रिज बनाना था, और आज फिर भी वो लोग बाहर घूम रहे हैं। मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए भाजपा सरकार को। बड़ी बड़ी बातें ना करें, जो मुद्दे हुए हैं उस पर एक्शन लेके दिखाए, तो जनता पे कभी भरोसा नहीं करेगी। दंगा फसाद भी तो एक बड़ा मुद्दा गुजरात के लिए था, वो अगर खत्म कर दिया है तो ये तो उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की। मैंने कहा, कोई भी आज जो भी सरकार 27 साल का काम करती है, दंगा फसाद खत्म किया उसके सामने। और एक कहावत है कि जो बच्चे को, तूफानी बच्चे को मॉनिटर बना दो तो शांति हो जाएगी, यही मामला है। आज इन मामलों पे करवाता कौन है? झगड़े कौन करवाता है? आज भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस लेके निकल रही है, और जो देखिए भाजपा कौन से मुद्दे लेके चल रही है। कल उनके एक मंत्री ने कुछ बोल दिया। ये सब चीजें क्यों आ रही है? इसका मतलब ये है कि उनको मालूम है कि हमारी अब जब मजबूरी है, जब गुजरात की जनता ने तय कर लिया कि बीजेपी इस बार हार रही है, तब वापस उनके कोर एजेंडे पे वो जा रहे हैं। अपनी उपलब्धियों के करें, पर उसके सामने साथ में जो जो चीजें और भी चीजें हैं उसकी भी बात करें। दंगा फसाद खत्म हो गया गुजरात में, जिस आज थोड़े दिन पहले पे हुए से हो गया। मुद्दा है कि जब आप रिपोर्ट लेके अपनी का भी जवाब दीजिए, है उसको आप जमीन पे उतारिए, नहीं तो गुजरात की जनता ने चुनाव आते ही हिंदू मुसलमान क्यों होने लगता है? जैसा कि रोहन गुप्ता जी कह रहे हैं कि क्लास में जो 15वीं बच्चा है आपने उसे ही मॉनिटर बना दिया, तो शांति तो रहनी है। देखिए, हम तो सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करते हैं, और इस गुजरात में कांग्रेस के शासनकाल में 365 दिन में से 265 दिन कर्फ्यू लगता था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या गुजरात के किसी जिले में कर्फ्यू की आपने सुना है? अगर जनरल नॉलेज के विद्यार्थियों से
कर्फ्यू पूछा जाएगा तो संभवतः कर्फ्यू का अर्थ भी नहीं बता पाएंगे। पोरबंदर जो महात्मा गांधी का जन्म स्थल है, उस पोरबंदर की जेल को बंद कर दिया गया था कांग्रेस के कार्यकाल में। क्यों? क्योंकि प्रशासन ने कह दिया कि हम जेल का संचालन नहीं कर सकते। पोरबंदर की सीमा पर बोर्ड लगा दिया गया था कि यहाँ कानून एवं व्यवस्था की सीमा समाप्त होती है। वहां पर आज अगर सांप्रदायिक उन्माद समाप्त कर दिया गया, सांप्रदायिक दंगे समाप्त कर दिए गए, और गोधरा जिसमें कांग्रेस का कॉर्पोरेटर कन्विक्ट हुआ, कांग्रेस का कॉर्पोरेटर गोधरा में कार सेवकों की कोच को जलाने के अभियोग में कन्विक्ट हुआ, और गोधरा कराया क्यों गया? ये हाईकोर्ट में प्रूव हुआ है, ट्रायल कोर्ट में प्रूव हुआ, हाईकोर्ट ने उसको माना और सुप्रीम कोर्ट तक गई बात, और ये माना गया कि आईएसआई के इशारे पर। तो आईएसआई से कौन मिला हुआ था? कांग्रेस का कॉर्पोरेटर। और कांग्रेस का कॉर्पोरेटर क्यों कर रहा था? क्योंकि ऑपरेशन पराक्रम में जब भारत की सेनाएं सीमा पर डटी हुई थी, तब सीमा से सेनाओं को वापस लाने के लिए गोधरा जैसे कांड किए जा रहे थे। और उसके बाद जिस तरह से कानून एवं प्रशासन की स्थिति को बेहतर किया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और आज फिर अल्पसंख्यकों का इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है। गुजरात प्रदेश के इनके अध्यक्ष ने कुछ दिन पहले कहा, अभी कुछ दिन पहले एक और विधायक ने कहा कि डिस्पेंसरी जो है वो मुस्लिम क्षेत्रों में ही बननी चाहिए, हिंदू क्षेत्र में नहीं जाएगी। तीसरा इनके और विधायक ने कहा कि इस देश को मुसलमान ही बचा सकता है और कांग्रेस को मुसलमान ही बचा सकता है। तो ये बातें कौन कर रहा है? हमारे किसी नेता ने बात की? ये कांग्रेस के विधायकों को ही क्यों कहना पड़ रहा है? कांग्रेस के कार्याध्यक्ष को ही ये क्यों कहना पड़ता है? और ये बात पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह कह चुके हैं, राहुल गांधी जो है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की इनकी बैठक में कह चुके हैं कि हमारी मुसलमानों की पार्टी है। हम तो कहते हैं हमारी सबकी पार्टी है। चलिए रोहन गुप्ता जी, इस पर छोटा सा जवाब दीजिए, फिर दानिश जी को चर्चा में लाऊंगी। बात है, अभी उन्होंने हिंदू मुसलमान की बात की। मेरा सिंपल सवाल है, मोरबी में जो 150 लोगों की हत्या हुई, क्या उसमें हिंदू नहीं थे? 75 लोग जहरीली शराब से मरे, उसमें कितने हिंदू थे? जरा प्रेम शुक्ला जी जाके जरा गिन लीजिए। हिंदुओं की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती है। सिर्फ वोट बैंक की तरह उपयोग करने में हिंदुओं का नाम मत लीजिए, कुछ करके दिखाइए। जो किसान आत्महत्या करे, क्या उसमें कोई हिंदू नहीं है? जो महिलाओं की जिस प्रकार से यहाँ पे हर रोज 4 रेप होते हैं गुजरात में, क्या उसमें कोई हिंदू नहीं है? बिल्कुल नहीं। आप मुद्दा उठाइए मोरबी का, उस पर जवाब दिया जाएगा, लेकिन ये कह देना कि मुसलमानों की रहनुमा अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी ही है, बिल्कुल नहीं। ये गलत चीज है और हम कभी भी इस प्रकार के स्टेटमेंट का समर्थन नहीं करते हैं। दूसरी बात, मैं गुजरात के लिए डिबेट में आया हूँ। 5 साल के बाद चुनाव, जो भी उन्होंने मुद्दे गिनाए, कब तक आप ये करते रहेंगे? आपके जो 5 साल के, इनका एक संकल्प पत्र इन्होंने 2017 में जारी किया था। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं प्रेम शुक्ला जी, आप उस पर डिबेट कीजिए। एक भी वादा पूरा नहीं किया। उसमें कहा था कि महिलाओं को उच्च शिक्षण हम फ्री देंगे, आज तक शुरू हुआ है। तो उसमें कहा था अंतर्राष्ट्रीय जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे ही मुद्दे डाइवर्ट हो जाते हैं। चंदन ठाकुर ने कहा तो उस पर चर्चा होगी कि मुसलमान इस देश को बचा सकते हैं और मुसलमान को कांग्रेस बचा सकती है। दानिश कुरैशी जी, आप सबसे ज्यादा ये कहते हैं कि आप अल्पसंख्यकों और दलित पिछड़ों के आप हितैषी हैं। अब बीजेपी तो बार बार कह रही है हमने सबका साथ सबका विकास किया है, दंगा फसाद अगर खत्म हो गए हैं तो इसमें हिंदू भी खुश है और मुसलमान भी खुश है। देखिए, मैं तो प्रेम शुक्ला जी से इतना ही पूछना चाहूंगा कि गुजरात की जो प्रदेश इकाई है उसमें जनरल बॉडी में कितने अल्पसंख्यक हैं बता दीजिए। तो नहीं बता पाएंगे। दिक्कत क्या है इनकी? ये बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जो एग्जीक्यूट करने की बात आती है उसमें शिफर है इनके पास, इसके अलावा कुछ नहीं। जितनी बड़ी बातें प्रेम शुक्ला जी कर रहे थे कि गुजरात के दंगों की, तो मैं आपको बता दूं रिसेंटली अभी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में उंढेला गांव में जिस तरह अल्पसंख्यक मुसलमानों को प्रदेश की सरकार के मातहत आने वाली गुजरात पुलिस ने पब्लिकली ला के जो जिस तरह लठ बरसाए थे, उस पे शासक वर्ग से तो हमारा सवाल है ही, लेकिन विपक्ष के तौर पे कांग्रेस की खामोशी भी कहीं न कहीं अल्पसंख्यक समाज को चुभने वाली है। उससे पहले की बात किया जाए तो खंभात में दंगे हुए, उससे पहले की बात की जाए तो हिम्मतनगर में दंगे हुए। ये सारे जो मामले हैं वो आपके सामने है। उसमें बताइए आप, अगर आप उसमें FIR का रेशियो देखेंगे तो उसमें पीड़ित भी मुसलमान है, लुटा भी मुसलमान है और सबसे ज्यादा आरोपी भी मुसलमान है। आरोपी के बाद अदालतों के फैसले आने के पहले ही स्पॉट फैसला जो है प्रशासन के लोग कर रहे हैं, ये बड़ा निंदनीय है। सबसे बड़ा सवाल तो देखिए, आज तक शासक वर्ग से तो MIM तो सवाल करती आई है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष के तौर पे कांग्रेस को भी उसकी नाकामियां स्वीकारनी पड़ेगी। उसका एक रीजन है। आप हमें ये बताइए कि सवाल यह है कि 2017 की जो भारतीय जनता पार्टी की 99 पे आउट हुई सरकार थी, 2018 में 114-115 MLA पे कैसे पहुंची, क्यों पहुंची? दूसरे नंबर की बात कि अभी जितनी बड़ी बात रोहन भाई कर रहे थे, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि इस बार जीतने के बाद क्या आपके सारे MLA कांग्रेस में बने रहेंगे या उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, फ्लिकरिज्म होता रहेगा? अब रुक जाइए, मैं खत्म कर लूं। उसके बाद सवाल यह है कि गोवा में क्या हुआ,
मणिपुर में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, ये सबके सामने है। इसलिए मुझे लगता है कि विपक्ष जो है अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है और इसी के चलते ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जितनी उसकी ताकत है, चुनाव लड़ने का मकसद क्या है दानिश जी, ये आप साफ करिए। आप बीजेपी को सत्ता से उखाड़कर फेंकना चाहते हैं, आप कांग्रेस के साथ आप जो कह रहे हैं कि विपक्ष में विपक्ष की आपकी लड़ाई है, आप नंबर 1 नंबर 2 विपक्ष बनना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है ये चुनाव लड़ने? देखिए मैं आपको बताऊं, दरअसल दिक्कत क्या है कि विपक्ष की जो आवाज असेंबली में पहुंचनी चाहिए वो आज के अभी तक का जो मुख्य विपक्ष रहा पिछले 26-27 सालों में उसका परफॉर्मेंस जीरो है। जो मैं अक्सर आपसे पहले भी कह चुका हूं कि इनके एमएलए असेंबली के हाउस में कुछ नहीं बोलते, बाहर निकलने के बाद बोर्ड गले में लटका लेते हैं और 10 मिनट के बाद कैबिनेट के साथ बैठे हुए नजर आते हैं। हमारा परफॉर्मेंस अगर आपको देखना है तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में देखिए, हमारे 7 काउंसिलर हैं। अहमदाबाद के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 10,000 करोड़ की योजनाओं की हमने मांग रखी, जिन जगहों पर ना तो विपक्ष कभी बोलने के लिए तैयार था और शासक वर्ग ने तो डिस्क्रिमिनेशन किया। 13 उम्मीदवारों के साथ, अपने 13 प्रत्याशियों के साथ विपक्ष में बैठने की तैयारी कर रहे हैं, यानी जो सत्ता की दौड़ में है उन पार्टियों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, एआईएमआईएम ने तो साफ कर दिया देखिए सत्ता की दौड़ में वो नहीं है, विपक्ष में बैठने के लिए है। अब ये जो मुकाबला है त्रिकोणीय है या फिर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही है? देखिए, यहाँ गुजरात का इतिहास रहा है कि कोई तीसरा दल टिकता नहीं है। पहले जो है चिमन भाई पटेल की पार्टी आई थी कि किसान मजदूर पक्ष उनका आया था, किसान मजदूर लोक पक्ष आया था। बाद में शंकर सिंह वाघेला ने एक पार्टी निकाली थी। बाद में उनको कांग्रेस में विलय करना पड़ा। केशु भाई पटेल भी 2012 में उन्होंने गुजरात जीपीपी बनाई थी, उसको भी कालांतर में सफलता नहीं मिली। तो यहाँ पर लड़ाई जो है वो कांग्रेस का यहाँ पर निश्चित तौर पर वोट बैंक है और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही लड़ाई है। हाँ, बीच में कुछ दल आते हैं और हर किसी को लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है, अपना पक्ष रखने का अधिकार है। एमआईएम को भी अधिकार है, आम आदमी पार्टी को भी अधिकार है, डीएमके, एआईएडीएमके, टीआरएस, टीएमसी, कोई आना चाहे उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन जो कांग्रेस कह रही है कि आप मुद्दों पर नहीं रहते, आप मोरबी पर जवाब नहीं देंगे, आप जिस तरीके से स्कूलों और कॉलेजेस का मसला कांग्रेस उठाती है आप उस पर जवाब नहीं देंगे, लेकिन जब आपकी बड़ी बड़ी सभाएं होंगी तो आप शब्दों पर चर्चा जरूर कर लेंगे, चाहे औकात हो चाहे हिंदू मुसलमान हो। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा विकास की ही बात करते हैं और हम हमेशा विकास की बात करते हैं। और समझिए, पहली बार गुजरात में 1 करोड़ 70 लाख लोगों गरीबों के बैंक खाते कब खुले? मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद खुले। 10.5 लाख परिवारों को मकान आदरणीय मोदी जी के कारण मिले। 100% नल से जल, जिस गुजरात में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरसते थे और टैंकर माफिया को कांग्रेस नियंत्रित करती थी और जिसमें नर्मदा के पानी को रोकने के लिए 1961 में जो है सरदार सरोवर प्रकल्प का भूमि पूजन आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और उसको पूरा कब हुआ? जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और विश्व बैंक से उसको कर्ज न मिले, इसका प्रबंध स्वयं सैफुद्दीन सोज, इनके जल संसाधन मंत्री थे, उन्होंने किया था। विश्व बैंक से उसको जो है कर्ज न मिले ये व्यवस्था। और मेधा पाटेकर, जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम पर गुजरात को पानी के लिए प्यासा रखा, उनके साथ जो है हाथ मिलाकर यात्रा कौन कर रहा है? भारत जोड़ो के नाम पर भारत तोड़ने वाली शक्तियों के साथ यात्रा कौन कर रहा है? हर कोई जानता है। इस पर जवाब दे दीजिए। मेधा पाटेकर की जरूरत आपको क्यों पड़ी? क्योंकि नर्मदा परियोजना जो थी उसका सबसे ज्यादा विरोध अगर किया तो मेधा पाटेकर ने किया, वही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो गई। अब बीजेपी कह रही है कि ये कैसी भारत जोड़ो यात्रा है? देखिए, मैं सबके सवाल दे दूं, जो एआईएमआईएम के प्रवक्ता उनका भी जवाब दे दूं। देखिए, जिस प्रकार से भाजपा को जब लगता है कि जमीन सरक रही है, अब आज गुजरात की जनता ने तय कर लिया कि इस बार भाजपा के अहंकार को हराना है। ये पहली बार हुआ है कि उनके 19 बड़े एक्स एमएलए या मंत्रियों को चुनाव लड़ने के लिए, अपक्ष चुनाव लड़ने के लिए सस्पेंड किया गया। 35 सीटों में इनका हाल बुरा है। अब ये लोग जमीनी हकीकत को समझ गए हैं तो उनकी एएसबीसी सारी टीम की एंट्री होगी। अभी भाई ने कहा, अभी मुसलमानों की बात की, ये मुद्दा क्यों आ रहा है? ये हिंदू मुसलमान की बात तभी आती है जब भाजपा खतरे में है, क्योंकि आज गुजरात की जनता की हम बात कर रहे हैं। 6.5 करोड़ में जो हिंदू हो, मुसलमान हो, सब मिलकर रहते, हम सबकी बात करते हैं। यही कांग्रेस और भाजपा में फर्क है। इनका एक जो कैंडिडेट था बापू नगर में,
थोड़े दिन छोड़ के कांग्रेस में आ गया। उसने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही कि जब मैं उम्मीदवार बना तब मुझे भाजपा कार्यालय से हर रोज फोन आते थे भाजपा के नेताओं के कि हमारा कुछ काम है। तब मैं समझ गया कि मेरा मोहरे की तरह से जो उपयोग हो रहा है मैं उपयोग नहीं होने दूंगा। और मेरा सवाल इनसे है कि अगर इतना ही ये गुजरात की जनता से प्यार करते हैं तो क्यों सिर्फ 13 बैठकों पे चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों बाकी बैठकों क्यों आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? अगर आपका एजेंडा है, आप अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, दलितों की बात करें तो और भी जगह पे लड़िए। और उन्होंने कहा कॉर्पोरेटर, अभी उनकी एक कॉर्पोरेटर ने उनकी पार्टी को छोड़ के अलविदा किया, कहा कि हमको यूज किया जा रहा है भाजपा के साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ। तो ये इनकी हकीकत है। प्रेम शुक्ला जी ने बात की, एक भी बार मोरबी का मुद्दा उनके मुंह पे आया हो तो बताइए। विकास पुरुष ये उनके प्रधानमंत्री जी कहता है ये गुजरात मैंने बनाया। अगर भैया इसका मतलब ये हुआ कि मोरबी का ब्रिज छोड़ के पूरा गुजरात आपने बनाया? आपने गुजरात को नहीं बनाया, आपने गुजरात को बेवकूफ बनाया कि 27 साल जिस गुजरात ने आप पे भरोसा रखा, आज एक भी वचन 2017 के संकल्प पत्र का आपने किया नहीं किया। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हकीकत क्या है? मैं 5 दिन पहले का आपको रिपोर्ट दिखा दूं, नोटबंदी के कारण जिसका सबसे बड़ा असर गुजरात में हुआ था, तब ये कहा गया भाई और बहनों देश के हित की बात है, लाइन में थोड़े दिन कर रही है, काला धन साफ हो जाएगा। पर आरबीआई का रिपोर्ट है कि जो काला धन है वो 4 गुना बढ़ चुका है। जो नोटें सर्कुलेशन में थी उससे 4 गुना बढ़ गई। नोटबंदी के बाद तो कई चुनाव हुए इस देश में, कई चुनाव हुए इस देश में, उसमें सफलता बीजेपी को मिली। सिर्फ आप ये कहेंगे कि चुनाव की बात नहीं है, जो जनता है ना सर, जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन अगर उसी मुद्दे पर इनके साथ खड़ी है तो फिर उस पर तो पूछा जाएगा ना सवाल। जवाब दे रहा हूँ, आज उसके परिणाम तो आज आ रहे हैं। जो मार्केटिंग में तो ये लोग मास्टर है, मार्केटिंग में लोग कुछ भी बेच के आ सकते हैं, उसमें तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। जो चीज उन्होंने बेची आज उसकी हकीकत जब जनता के सामने आ रही तो हमारा काम है जनता के सामने लेके जाएंगे कि जो छोटे व्यापारी बेचारे उनको कहा गया कि देशभक्ति की बात है, लाइन में खड़े रहिए, 100 से 1000 से ज्यादा लोग मर चुके, आज उनको ये हकीकत आ रही है कि इतने साल के बाद में अगर काला धन बढ़ा है तो नोटबंदी किसके लिए हुई थी, इसका जवाब आज भाजपा को गुजरात की जनता को दानिश, मैं आपके पास आऊं लेकिन इससे पहले छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए। नोटबंदी का मुद्दा आज भी कांग्रेस जीवित रखे हुए है और कह रही है नोटबंदी का बुरे परिणाम पड़े इस बार जनता आपको दिखा देगी। नहीं, जनता को तो ये कह रहे थे 2017 में। देखिए अभी तो ये उत्तर प्रदेश गए थे और प्रियंका वाड्रा कह रही थी कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। इनके अधिकांश उम्मीदवारों के जो है वो जमानत जब्त हो गई और 2 सीटों पर जीते हैं ये। और दावे तब रोहन गुप्ता जी किया करते थे कि सरकार हम बनाएंगे। तो जो 403 में से 2 सीटें जीते और सरकार बनाने का दावा करे, उसके अति आत्मविश्वास की प्रशंसा तो की ही जानी चाहिए कि भाई 2 सीटें जीतने की औकात बनती है। औकात इन्हीं का शब्द है, हमारा शब्द नहीं है। लेकिन दावे जो है वो हवाई किए जाएंगे तो हवाई के लिए बांधने का उनको पूरा अधिकार है। और नोटबंदी के बाद हम लगातार चुनाव जीत रहे हैं क्योंकि देश की जनता जान रही है कि काला धन इनका जो है, काला धन कांग्रेस का डूब गया होगा, इसलिए परेशान है। हम तो भाई देश की जनता सेलिब्रेट कर रहे हैं। देश आपने नहीं सेलिब्रेट बोल रहा था रोहन जी, बीच में बोल रहा था। देखिए देश की जनता सेलिब्रेट कर रही है, इसलिए देश की जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश देती आई है और देती रहेगी। और गुजरात में फिर आप पाएंगी कि भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बहुमत से चुनाव जीतेगी। और जब हम 8 दिसंबर को बैठेंगे तो रोहन गुप्ता जी फिर ईवीएम को दोष देते मिलेंगे। 27 सालों की उपलब्धि है तो आपको अपनी पूरी की पूरी फौज उतारने की जरूरत क्यों पड़ गई? आपके तमाम जो सीएम हैं आपके शासित राज्यों के, वो तमाम यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। विकास की बात उनकी तरफ से नहीं है। हाँ, महापुरुषों की बात हो रही है, हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, दंगों की बात हो रही है, इसके अलावा और कोई चर्चा तो है नहीं। हिंदू मुसलमान की बात नहीं की, कोई हिंदू मुसलमान, हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात की है। और हम तो हर चुनाव में करते हैं। हम तो मणिपुर जाते हैं तब भी इसी तरह से। अब हमारे पास सितारे हैं तो उतरते हैं। जिनके पास अपना स्वयं का नेता जय श्रीमान राहुल गांधी से महाराष्ट्र में पूछा गया कि भाई आप जो है चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे, तो उन्होंने कहा अगर श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे मुझे जो है आज्ञा देंगे तो मैं हिमाचल प्रदेश और गुजरात, जबकि हिमाचल प्रदेश में मतदान हो चुका था, तो जिनके मुख्य नेता को इस बात का भी भान शेष न बचा हो कि हिमाचल प्रदेश में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है और जिनको जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों ने बुलाया तक नहीं, और गुजरात में इनके सितारे नेता कौन? श्रीमती सोनिया गांधी आई, श्रीमती प्रियंका वाड्रा आई, मल्लिकार्जुन खड़गे अभी आप ही बता रही 6 दिन चुनाव को बाकी है, आए अभी तक।
तो ये पहले से ही चुनाव हारी हुई स्थिति में चुनाव लड़ रहे चलिए। हैं। अब उसके कारण ये इनके पास सितारे ना हो तो अपने सितारों को भी ना उतारे। ठीक, दानिश कुरैशी जी, आप पर आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है कि आप करते हैं, आप अगर मुस्लिमों के रहनुमा बन रहे हैं तो आप सिर्फ 13 सीटों तक सिमट कर क्यों रह गए? अब बाकी सीटों पर भी प्रत्याशी उतारी और उन 13 में आप सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट दे रहे हैं, दलित, पिछड़े, ये सब कहां गए? इनका तो नाम भी नहीं है आपकी लिस्ट देखिए में। प्राची जी, कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं उसका मैं सीधा आपको जवाब दूंगा। सबसे पहले तो एआईएमआईएम में रहकर कोई ये नहीं कह सकता कांग्रेस की तरह कि कांग्रेस में रहते हुए वो ये कहे ललित वसोया इनके विधायक के तौर पे कि आप भाजपा को वोट दीजिए। ऐसा हमारा बापू नगर का कैंडिडेट मजलिस में रह के नहीं कह सकता था, इस बात की मैं आपको गारंटी दे दूं। और दूसरे नंबर की बात, चले गए वो उनका अपना फैसला, अपना डिसीजन होगा, उस मामले में क्या रहा वो सारी दुनिया जानती है। दूसरे नंबर की बात हम करें कि कांग्रेस के इनके वहां के जो प्रत्याशी हैं ये किसी जमाने में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर भी थे। जिस दौर में 2002 के दंगे हुए थे, गुजरात सरकार एक इनाम देती है वली गुजराती के नाम से। वली गुजराती का यहाँ बहुत फेमस मजार हुआ करता था जो सुभाष अंडरब्रिज के करीब है, बिल्कुल जहां घर है रोहन गुप्ता साहब का, उसके बिल्कुल बगल में। उसको रोड सरफेस करने का ऑर्डर किस मेयर ने दिया था, जरा उसका नाम पूछ लें तो वो मेयर वही है जो आज बापू नगर से लड़ रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या उनके खिलाफ हम उम्मीदवार न उतारे जिन्होंने इस तरीके के गैर संवैधानिक काम किया। और ना वो सिर्फ एक मता, उसके अलावा बहुत सारे धार्मिक स्थानों का जिसके लिए गुजरात हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि दंगों में जितने भी धर्म के धार्मिक स्थान तोड़े गए उनको वापस बनाया जाए, लेकिन ना तो कांग्रेस ने उसने तस्दी दी, ना भारतीय जनता पार्टी ने। दूसरे नंबर की बात, जो आपका आरोप है कि सिर्फ मुसलमान प्रत्याशी, ऐसा नहीं है। आप देखिएगा हम दलित प्रत्याशी भी उतारे। तीसरे नंबर की बात जो हम करें कि भाई कांग्रेस जो कह रही है कि भाई हारने के बाद यहाँ पे ये ए टीम, बी टीम, सी टीम के जो आक्षेप लगा रहे हैं, तो बताइए 26 साल से हम चुनाव लड़ रहे थे यहाँ पे। क्या हम क्या कहते हैं हिमाचल में चुनाव लड़ने गए थे? क्या मध्य प्रदेश में सरकार चली गई हम चुनाव लड़ने गए थे? राहुल गांधी हार गए तो क्या हम चुनाव लड़ने गए थे? सवाल यह है कि आपके पास जब प्रैक्टिकल कुछ मौजूद नहीं है अवाम के सामने पेश करने के लिए, तब आपको अभी तक ईवीएम का रोना याद आता था, अब आपको एक बेचारा गरीब मिल गया मजलिस। आपके कितने भी आरोप से हम घबराने वाले नहीं हैं। हमारी जितनी शक्ति थी, जितनी ताकत थी, उसके साथ हम मैदान में उतरे। जिस तरह से हमने नगर निगम में पार्षद के अंदर में 47 उम्मीदवार उतारकर 27 जिताए, इसी तरह हम विधानसभा के अंदर में भी उम्मीद करते हैं। दूसरे नंबर की बात, इन्होंने कहा कि एक पार्षद ने रिजाइन किया, उनकी शायद जानकारी में अभाव है, उनकी नाराजगी थी और वो वापस पार्टी में आज के डेट में। रोहन गुप्ता जी, ये एआईएमआईएम मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, जैसा कि दानिश जी कह रहे हैं 13 सीटें सही, लेकिन 13 सीटों पर मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं। इसी बात का क्या डर है? इसी बात से लग रहा है कि कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जो वोट बैंक है या फिर जो वोट है उनमें बंटवारा हो सकता है। इसी वजह से आपके नेताओं के जो बयान है उनमें झलक भी रहा है। बिल्कुल नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को अपने कार्यकर्ता, अपने नेता, अपने कैंडिडेट के काम के भरोसा है। हम लोग उद्देश्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि मैंने सवाल पूछा कि आप कहते हैं कि हम दलित और पिछड़ों की पार्टी है, तो सिर्फ 13 सीट क्यों? और जो आदमी, मैंने अब वापस रिपीट कर रहा हूं कि जिसने अपना फॉर्म वापस खींचा उसने मीडिया के सामने आक्षेप रखे हैं तो उसका जवाब देते। मुद्दा यहाँ पे ये है, मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब हम बीच में नहीं, मैं बीच में आपके नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोला था आपके, मेरी बात सुन लीजिए। मेरा ये कहना है कि जब गुजरात की हम बात करें, 6.5 करोड़ गुजराती की बात करें, आप देखिए भाजपा या उनकी, आप अभी जो डिबेट हुई उसको ही जरा रिवाइंड करके देखिए। सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात, ना भाजपा ने हिंदुओं के लिए किया, ना आपने कुछ किया मुसलमानों के लिए। आप लोग सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं क्योंकि आपका बीच में मैं आपके नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला। ये उनकी मजबूरी है और हम सब जानते हैं कि अभी बिहार में भी चुनाव हुए, गोपालगंज में, वहां पे क्या परिणाम है, वो उनका काम है। देखिए, चुनाव में खड़े रहना सबका मालूम है, सबका अधिकार है उसमें, पर एट द एंड ऑफ द डे उसका फायदा किसको होता है एज ए लार्जर स्ट्रेटेजी, वो पूरे देश के सामने मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कोई भी कुछ कर ले, इस बार गुजरात की जनता ने मन बनाया है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की सभा की खाली कुर्सियां कह रही है कि कांग्रेस आ रही है, जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया वो अब कह रहा है कि अब कांग्रेस आएगा और आपका सब भ्रष्टाचार को हटाएगा। जो कुपोषण का हाल उन्होंने गुजरात में किया वो कह रहा है कि इस बार कांग्रेस की बारी है। आज ये बौखलाहट क्यों है? देखिए, मैं आपको लास्ट 10 दिन की बात करूं, पहले इन्होंने एक हाइप क्रिएट किया 150+ हम लोग ये करेंगे। धीरे 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 जिस प्रकार से कैंडिडेट डिक्लेयर हुए, चुनाव बदलता गया, इनको जब कैंडिडेट डिक्लेयर किए उनको खुद पे भरोसा नहीं और अपने आप को भरोसे की सरकार कहते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला साबरमती रिवर फ्रंट से। चर्चा गुजरात के चुनावों को लेकर, क्योंकि मात्र 6 दिन का वक्त है। 6 दिन बाद जनता प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर देगी। प्रेम शुक्ला जी, चर्चा अगर मुद्दों को लेकर है, अच्छा ठीक है, पहले आप अपनी बात कंप्लीट करिए। मैं आधी बात मेरी जहां पे रह गई कि देखिए, अगर ये कहते हैं कि हम भरोसे की सरकार है
उनको अपने 40 विधायकों, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री में भरोसा नहीं है, 40 को बदल डाला और 20 डब्बे कांग्रेस के जोड़ दिए और ये कहते हैं कि भरोसे की सरकार। जिनको अपने नेताओं पे भरोसा नहीं है, जनता उन पे क्या भरोसा करेगी? इसलिए परिवर्तन का जनता ने मन बना लिया और वही बौखलाहट बीजेपी में दिख रही। इसीलिए अब नैरेटिव चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, बट कहते हैं कि टू लिटल तो टू कांग्रेस के नेता टूटकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो क्यों रहे हैं? इस पर क्यों नहीं आप जवाब देखिए, देते? बात टूटने की नहीं, आप किसी को लालच देंगे, उनका मनोबल कमजोर होगा, जाएंगे। वो लालच जरूरत देते क्या हैं है? तो ठीक है। जरूरत क्या है? बंदा बीच जाएगा में तो आप बहुत अपने खूब, समय पे बहुत बात खूब, कीजिए, बहुत आप अपने खूब। समय पे बात कीजिए। जब 20 लोग, आप 40 लोग अपने विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सारे बदल दिए क्योंकि कोरोना का यहाँ पे रोष था, सब बदल दिए। 40 लोग को बदल के 20 लोग को कांग्रेस का लेना पड़ा। अगर इन पे काम पे भरोसा होता तो जरूरत क्या थी? अपने कोई तो कार्यकर्ता को कांग्रेस टिकट का हाथ देते। छूट क्यों रहा है? डर इतना हावी कैसे हो गया कि कांग्रेस का हाथ छूटकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं? खैर, इस आरोप का भी जवाब दे दीजिए। और एक ट्वीट में देख रही हूँ, भाजपा सुन आप टुन, गुजरात में बस कांग्रेस की धुन, ये दावा है रोहन गुप्ता जी की पार्टी का। इस तरह के हवाई दावे मैंने कहा ना, उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहे थे और 2 विधायक आए। अभी ये बातें कर रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ 2002 में भी लगभग 42 जो है हमारे विधायकों के टिकट काटे गए और नए लोगों को अवसर दिया गया। 2007 में भी हमने 36 लोगों को जो है परिवर्तित किया। 2012 में भी हमने परिवर्तित किया था, 17 में भी परिवर्तित किया। हमारे यहाँ परिवर्तित किया जाता, हमारे यहाँ पूरी कैबिनेट बदली जाती है, कोई चू नहीं करता, हर कोई स्वीकार करता, अनुशासन में रहता है। इनके यहाँ अशोक गहलोत जी को परिवर्तन करने के लिए वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे स्वयं पर्यवेक्षक बनकर गए और कोई विधायक उनसे मिलने नहीं आया। इनकी हिम्मत नहीं कि अशोक गहलोत के खिलाफ एक बयान दे दें, मल्लिकार्जुन खड़गे कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दे। तो जिनके यहाँ श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा और श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे का यह भी न बचा हो, इतनी भी शक्ति न बची हो कि उनके कहने पे कोई विधायक दल की बैठक आहूत करने पर आता हो, वो दूसरों को सबक सिखा रहे हैं। तो आपको भी करने पड़े ना, आपने भी तो निष्कासन की कार्रवाई की है। निष्कासित करते हैं ना, ये निष्कासित करके दिखाया अशोक गहलोत को, है हिम्मत। हम तो निष्कासित करने का दम रखते हैं क्योंकि हम अनुशासन वाली पार्टी है, हमको कैडर पे भरोसा है। हमारे 86 लाख जो है पन्ना समितियों के सदस्य वो जो है कैडर हैं और वो काम कर रहे हैं, वो चुनाव जिता कर ले आते हैं। इतने कार्यकर्ता हैं तो इनके नेताओं की जरूरत क्यों पड़ रही है? कह रहे हैं इसलिए डर दिखा के आप ला रहे हैं। अगर इनके नेता जो है हमारे विचार दर्शन को स्वीकारें तो हम उनको मना कर दें कि आप हमारे यहाँ ये अपना घर न संभाल पाए, इनके घर को संभालने की जिम्मेदारी हमारी है। इनके हम ताला बंद कर दें, कोई ना निकले। दानिश जी, मैं आऊँ आपके पास। ये तो अनुशासन की पार्टी है, अनुशासन चलता है ऊपर से लेकर नीचे तक। रोहन गुप्ता जी, आपके यहाँ ऐसा नहीं है? आपके यहाँ तो जो फजीहत है घर की वो सबके सामने आ जाती है। बिल्कुल नहीं, अनुशासन नहीं है, मजबूरी है। अभी ये प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त के भाषण में वंशवाद की बहुत बड़ी बात की। प्रेम शुक्ला जी से मैं पूछना चाहूंगा, हमारे वहां एक विधायक थे, 10 बार विधायक रहे, उनके पुत्र को भाजपा ने टिकट दिया, तब इनका वंशवाद परिवारवाद नहीं होता। काफी प्रेम शुक्ला ने भी भाषण किए, प्रेम शुक्ला भी मेहनत करते हैं, पर उनके सर पे लाके जहां पे वंशवाद की आप बात कर रहे हैं, वैसे नेता के पुत्र को टिकट दिया, ये लोग चूं भी नहीं कर सकते। ये क्या लोकतंत्र है? ये भाजपा की हकीकत है। जिस व्यक्ति ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनके सामने आंदोलन किया, उनके नेताओं को जनरल डायर कहा, आज उनको टिकट देके उनको सर पे उनके कार्यकर्ता लेके घूम रहे हैं। क्या ये आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? मुझे दुख होता है कि इनका कार्यकर्ता जो मेहनत करता है, आखिर में तो उसके सर पे कांग्रेसी को बिठा के ही घूमने का नसीब में लिखा हुआ है, और यही हकीकत। और इसीलिए आज उनका कार्यकर्ता नाराज है। मैं हर जगह जा रहा हूँ, हर जगह इनका कार्यकर्ता इसीलिए नाराज है कि अगर लेके हमको कांग्रेसी के लिए वोट मांग रहे हैं, इनकी नाराजगी दिख रही है। आपके पार्टी के अंदर की जो नाराजगी है, जिसकी वजह से आपको लोग छोड़ के गए, उस पर भी काम कर लीजिए ताकि हाथ और मजबूत हो सके। हाथ बिल्कुल मजबूत है। जिस प्रकार से हमने इस बार कैंडिडेट दिए हैं, हर वर्कर को, छोटे से छोटे वर्कर को इस बार किया, और इसीलिए पहली बार हुआ है कि कांग्रेस के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जिस प्रकार से कई बार होता है, इस बार नहीं हुआ है, सब लोग मिलकर। क्योंकि देखिए, यहाँ पे मुद्दा सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का नहीं, मुद्दा है देश को बचाने का। राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जिस प्रकार से आज उनके नेता के यहाँ पे बयानबाजी कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि आपका काम है, अगर गुजरात में चुनाव होता है, आप अपना विजन लेके आइए, आपने क्या काम किया वो लेके आइए। इस प्रकार की टिप्पणी करके गुजरात की जनता में ये सब नाटक नहीं चलता। लगातार गिनाई रहे। खैर दानिश जी, कौन सी उपलब्धि? दानिश जी, आप हैं कहाँ? आप हैं कहाँ? कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे में सीधी टक्कर मान रही है, आप कहाँ हैं? आपकी भूमिका कहाँ है इस चुनाव में? फिर देखिए, मैं तो आपको बताऊं, हमारी भूमिका अगर आपको देखनी है तो गोधरा के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देकर हमने कब्जा किया था नगर पालिका पे, जो कांग्रेस के पाप की बदौलत वापस भारतीय जनता पार्टी के पास है। सबसे बड़ी बात, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे गोपालगंज की बात, आप हमें बताइए कि 16-16 इनके एमएलए चले गए और 15-15 उपचुनाव में, सुनिए, अरे मैं तो नहीं, तो आपने हम पर आक्षेप लगाए
तो हम तो बताएंगे ना इनके रोल ही नहीं है, अरे सपोर्ट तो तो करेंगे। नहीं, आप बीच में मत बोले रहो, आप दोनों आप support बोल रहे थे, करते आप बोल रहे थे, मैं अच्छा, खामोश था। बोलिए, अच्छा, हाँ, बोलिए। अब सवाल ये है कि आप बात कर रहे थे गोपालगंज की, उत्तर प्रदेश में आपका परफॉर्मेंस क्या रहा वो भी बता देते, तो उस पर तो आपने कोई जवाब नहीं दिया। अगर वहां आप किसी मोर्चे पर नहीं थे, ना लड़ते आप, तो परिणाम कुछ और हो सकते थे। यहाँ जो उपचुनाव हुए, उस उपचुनाव में क्या मजलिस लड़ रही थी? नहीं लड़ रही थी। क्या परिणाम आए? आपके सामने है। और ये परिणाम के बावजूद भी अगर आपके यहां से कोई चला जाता है तो वो बेचारा है, कांग्रेस विक्टिम रोल में आ जाती है। अगर मजलिस में से बापू नगर का कैंडिडेट जाएगा तो देखिए उसने क्या कह दिया। आपको इस पे शर्म नहीं आती कि ललित पसोया कांग्रेस में रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी पे उससे वोट मांगते हैं? हम तो सीधी टक्कर, देखिए भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर गुजरात में कोई टक्कर लेता है हर मोर्चे पे, तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आप बताइए 4.5 साल तक आपके नेता एसी कमरों में से तो बाहर नहीं निकलते, उसके बाद उनको आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। तो ये जो राजनीति है, ये आपको सिल्वर स्पून वाली राजनीति से कांग्रेस को बाहर निकलना पड़ेगा, मजलिस के कार्यकर्ताओं की तरह जमीन पे आगे लड़ना पड़ेगा, तो ही कोई परिणाम मिलेगा। हम चाहे थोड़ी सीटों पे लड़ रहे हैं। आप जिनकी बात करते हैं उनके कितने वोट आपको मिल रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस के नेता तो खुल के कहते हैं कि कांग्रेस ही है जो मुसलमानों को बचा सकती है। हाँ, बचाया। देखिए सच्चर कमेटी का रिपोर्ट पढ़िए, तारीख है पूरी उसकी। तो आज मैं आपको बता दूं, आज जामा मस्जिद का जो स्टेटमेंट आया उसमें न जाने क्या क्या काउंटर स्टेटमेंट आ रहे हैं। आज बताइए एएसआई ने जो बैन कर रखी है पूरे दिल्ली के अंदर में मस्जिद है, ये क्या भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में था? बंद करके देखती भाजपा, हम दिखाते उनको। लेकिन इतने सालों से वहां नमाजियों पे पाबंदी है और बेहुरमती करने के लिए वहां कपल पहुंच जाता है। बताइए कौन से कांग्रेसी का स्टेटमेंट आया? नहीं आएगा प्राची जी। इस पे सवाल यही है कि अगर हमें इस देश में मुसलमानों को कुछ मिला तो भारतीय जनता पार्टी का एग्जीक्यूशन तो 80 के दशक के बाद हुआ है, उसने तो जुल्म करने में कुछ बाकी ही नहीं छोड़ा। लेकिन अगर उसके अलावा की अगर बात करेंगे तो मुसलमान का जो मुलाजिमत था, गुजरात की आप बात करिए, हमारी आबादी के मुताबिक कितने मुलाजिम है बताइए आप, परसेंटेज वाइज कितनी बार बात की। डिस्टर्ब एरिया एक्ट के नाम पर सुनिए, डिस्टर्ब एरिया एक्ट के नाम पर अल्पसंख्यक मुसलमानों को एक इलाके में आपने सीमित कर रखा है, जहां पर न गटर लाइन की सिस्टम फैसिलिटी है, न पानी की सहूलत है, किसी चीज की सहूलत नहीं है। आप उस तरफ चले जाइए तो विकास की गाथा अलग है, इस तरफ चले जाइए तो विकास की गाथा अलग है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसका क्या कहेंगे? 1.5 लाख करोड़ के बजट में आप बताइए दलित, आदिवासी और मुसलमानों के इलाकों में क्या खर्च किया आपने? ये जो आप शासक वर्ग ने तो नहीं किया, लेकिन विपक्ष के तौर पे जब तक मजलिस नहीं थी, सो कॉल्ड इनके मुताबिक कि भाई हम किसी को फायदा कराना है, आप क्या कर रहे थे? रोहन गुप्ता जी से ज्यादा शिकायतें आपसे थोड़ी कम है, लेकिन आपसे बार बार इस बात की शिकायत है कि इस बार ज्यादा विकास दिखता है, ये रिवर फ्रंट दिखता है भव्य, और अगर आप दूसरी तरफ चले जाएंगे तो ऐसी बस्तियां नजर आएंगी जहां विकास नहीं पहुंचा है। देखिए, अब तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो उसमें सब शामिल हैं। हमने एलपीजी गैस कनेक्शन देते समय क्या हिंदू मुसलमान किया? हर घर नल से जल देते समय क्या हमने हिंदू मुसलमान किया? हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास दिए, 10.5 लाख आवास दिए, क्या हमने हिंदू मुसलमान किया? मुसलमानों को घर नहीं दिया हमने सौभाग्य योजना के तहत बिजली दी, तो क्या मुसलमानों को बिजली नहीं दी? हम सबको देते हैं, लेकिन ठीक है, उनका काम है अपना प्रचार करना। और सच्चर आयोग की जिस रिपोर्ट को ये कोट कर रहे हैं, सच्चर आयोग की रिपोर्ट बताती है कि गुजरात में मुसलमानों की स्थिति बंगाल समेत जो भी कांग्रेस और कांग्रेस के बगल बच्चा दल है, सच्चर कमेटी ने गुजरात का हाल अच्छा कह दिया। शुक्ला जी, ये जो आपका आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट रेलेवेंट नहीं है। बीच में शांति। तो गुजरात का मुसलमान जो है अगर बंगाल के मुसलमान की तुलना में बेहतर है, और तब समाजवादी पार्टी शासन कर रही थी उत्तर प्रदेश में, उससे उत्तर प्रदेश के मुसलमान से तब बेहतर था, तो ये इस बात का संकेत देता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कभी भी किसी की पंथ, जाति, गोत्र, धर्म देखकर कोई निर्णय नहीं लेते। हम सबका विकास करने का प्रयास हमेशा करते हैं और करते रहेंगे। रोहन गुप्ता जी, आपसे ज्यादा शिकायतें, आप 27 सालों से विपक्ष में हैं, लेकिन विपक्ष की सशक्त भूमिका नहीं निभा पाए और इसी वजह से शायद आपका जनाधार नहीं बढ़ा, शायद आप इनको सत्ता से उखाड़कर नहीं फेंक पाए, जैसा दानिश जी कह रहे हैं। प्राची जी, देखिए, आपकी डिबेट ही लोग जब देखते हैं, दोनों लोग, वो भी हमको जिम्मेदार ठहरा, ये भी, ये रिश्ता क्या कहलाता है ये दोनों जवाब दे दे, या तो मिलके बात करें तो मिलके मैं जवाब दे दूं। मुद्दा यहाँ सिर्फ ये कि 27 साल की आप गुजरात की राजनीति देखें, कांग्रेस को जनता ने करीब 60 सीटों के करीब रखा है। हर बार जब चुनाव होता है तब उस चुनाव में हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान, ये इनके, पाकिस्तान इनका ऑल वेदर फ्रेंड है। कभी जब भी मुसीबत आती है पाकिस्तान को लेके आ जाए। 2 दिन पहले मंत्री ने भी कहा पाकिस्तान, क्यों जरूरत पड़ रही है? क्यों आप मोरबी पे बात नहीं कर पा रहे? मैं आपको वापस मोरबी पे लेके जा रहा हूं, जो एफएसएल का रिपोर्ट प्राची जी आया है। इतनी अगर कोई भी बेशर्म सरकार भी होती कि एफएसएल के रिपोर्ट के आने के बाद कुछ तो कमेंट कर दी, सुप्रीम कोर्ट को लताड़ लगाने पड़ी कि आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की, और आज तक भी नहीं करे। उनका ओवर कॉन्फिडेंस देखिए, आज तक एक भी कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन आदमी है आज वो बाहर घूम रहा है, गिरफ्तारी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई?
जवाब नहीं मांगेगा गुजरात। और इन मुद्दों पे आप बात करते हैं और कहीं पे लेके जाएंगे, लेके जाइए। गुजरात की जनता का दिल आपने तोड़ा है, 27 साल के भरोसे को तोड़ा है। आप अपने आप को भरोसे की सरकार कहते हैं, लानत है। कौन सा भरोसा? एक भी वादा आपका पूरा नहीं किया आज तक। प्राची जी, इनकी मैनिफेस्टो लाने की हिम्मत नहीं हुई। कितने दिन बने बताए प्रेम शुक्ला जी? हम तो कॉन्क्रीट वादों के साथ आए कि 500 रुपए में हम गैस की बोतल देंगे, बेरोजगारों को हम लोग जिस प्रकार से नौकरियां देंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय लगे हैं उनको हम लोग परमानेंट करेंगे, महिला को हम केजी से पीजी तक का फ्री शिक्षण देंगे। और कंक्रीट ये सारी काम हम कर चुके हैं हमारी सरकारों में। आज तक जो सरकार 27 साल के वादे करके, उनकी हिम्मत नहीं है मैनिफेस्टो लेके आने की, क्योंकि 2017 का संकल्प पत्र खोल के दिखा दे प्रेम शुक्ला जी। एक भी वादा अगर पूरा किया तो 27 सालों से इन्होंने कुछ नहीं किया रोहन गुप्ता जी, तो आप वापस क्यों नहीं आ पाए? यहाँ पर हाथ मजबूत क्यों नहीं हो पाया? बहुत अच्छा सवाल है प्राची जी, और इसी का मैं जवाब दे रहा हूँ कि मुद्दा जब चुनाव, जैसे आज से ये शुरू हो गया है, आज 2 दिन से आप देख रहे हैं उनके जो बाहर से मुख्य प्रधान आ रहे हैं, जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, क्या हो रहा है, कहां जा रहा है चुनाव? नैरेटिव इस बार चेंज नहीं होगा। इस बार आप गुजरात की जनता को गुमराह नहीं कर पाएंगे। हर बार 27 सालों से उन्होंने जनता को गुमराह कर दिया। बिल्कुल किया, और 99 पे इसीलिए अटके प्राची जी। नहीं सुनिए, जनता जनार्दन है, मेरी बात सुन लीजिए। जनता सब मैं देखती है, जनता सब जानती है। 99 पे इनको ट्रेलर दिया कि भैया सुधर जाओ 2017 में, 5 साल पहले पाटीदार आंदोलन था रोहन गुप्ता जी, तब भी हाथ मजबूत नहीं हो पाया, आप इनको उखाड़ नहीं पाए। जो नाराजगी उस टाइम पे थी उससे 10 गुना नाराजगी जनता में है। महंगाई की हम बात करें, बेरोजगारी की बात करें, क्या ये मुद्दे नहीं है? महंगाई बेरोजगारी यूपी चुनावों में भी थी, आज की जो हालत है, उत्तराखंड में आज थी। जो क्रूड का जो रेट है, आज पूरे विश्व में क्रूड का जो रेट है 5 महीने में सबसे कम। महंगाई पर चुनाव हो रहा है, महंगाई पर चुनाव हो रहा है, बेरोजगारी पर चुनाव हो रहा है। आपके पास जवाब नहीं है, इसी वजह से आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं। हर चीज का जवाब है। आप सुनिए, पहले इन्होंने पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान ऑल वेदर फ्रेंड। साहब सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए थे ये कहने कि हमारी मदद करो। रोहन जी बीच में, मैं इनको शांति सुन रहा था ना। पाकिस्तान गए थे सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर, और ये कहने कि नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए पाकिस्तान हमारी मदद करे। इमरान खान को नोबेल पुरस्कार देने के लिए कांग्रेसी मांग कर रहे थे। तो ऑल वेदर फ्रेंड किसका है? पाकिस्तान, इनका है। अब महंगाई बेरोजगारी पे आ जाइए। पेट्रोल और डीजल की कीमतें गुजरात और पड़ोस के राजस्थान की देख लीजिए। हमने तो जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक्साइज ड्यूटी कम करके अपने राज्यों में घटाया और वैट कम करके भी अपने राज्यों में घटाया। राजस्थान में क्यों नहीं घटा रहे भाई? क्या कारण है? छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं घटा रहे? क्या कारण है? बेरोजगारी की बात की। आज ही राजस्थान में संविदा कर्मियों ने हड़ताल की हुई है। 5 साल पहले कहा था, 4.5 साल पहले, कि हम आते ही संविदा कर्मियों को जो है कायम कर देंगे, नहीं किया। और राजस्थान के बेरोजगार अहमदाबाद के कांग्रेस मुख्यालय के बाहर आकर धरना देते हैं। बेरोजगारी भत्ता दे रहे थे राजस्थान में, ये बेरोजगारी भत्ता दिया। गरीबी हटा रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर श्रीमती इंदिरा गांधी, उसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी, उसके बाद श्रीमान राहुल गांधी। लेकिन गरीबों को अनाज दिया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। गरीबों को आवास दिया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। गरीबों को बिजली दिया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। गरीबों को शौचालय दिया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। गरीबों का अगर हक एलपीजी कनेक्शन दिया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और ये गरीबी हटा रहे थे, इंदिरा जी हटा रही थी, याद है आपको? तो झूठ कौन? और आपको याद है जब श्रीमती सोनिया गांधी 2004 में आई चुनाव लड़ने, 100 दिन में महंगाई घटा देंगे भाई। 2004 से 2014 के बीच में मुद्रास्फीति की दर, महंगाई को नापने वाली मुद्रास्फीति की दर 10% की दर से बढ़ी, जबकि अमेरिका में मुद्रास्फीति की दर घटी, यूरोप में घटी। और आज कोरोना के बाद, सुन लीजिए, कोरोना के बाद जब पूरी दुनिया जो है महंगाई से त्रस्त है, तब भारत में 6.7% आज करंट इन्फ्लेशन रेट है। ठीक, जल्दी से छोटा सा रिएक्शन दीजिए रोहन गुप्ता जी। इन्होंने महंगाई नियंत्रित की है। आपकी जब शासनकाल था तब तो महंगाई आसमान छू रही थी, और आंकड़े बताते हैं। इन्होंने प्राची जी महंगाई दूर नहीं की, महंगाई बढ़ाई है। जो मैंने कहा कि क्रूड के रेट हिस्टोरिकली सबसे लो है, तो भी आज तक पेट्रोल डीजल के प्राइस कम नहीं हुए। और आरबीआई की रिपोर्ट, अभी 1 महीने पहले आरबीआई ने मीटिंग की और कहा कि अप्रैल से जो हमारा बैंड है 4 से 6%, अप्रैल से लेके आज तक उस बैंड से हम कम महंगाई नहीं कर पाए। ये विफलता है, और उसके लिए आरबीआई ने माफी भी मांगी, सरकार को कहा कि हमारी बहुत बड़ी विफलता है। और आज ये महंगाई हटाने की बात कर रहे हैं। देखिए इनकी परेशानी क्या है प्राची जी? जो सरकार मुद्दा है उसको स्वीकार करने को
कोई तैयार नहीं है, वो उसका हल कैसे लेके आई? और यहाँ तो सरकार जिम्मेदार है महंगाई के लिए। आज कम कर दे, इनकी हिम्मत है तो एक्साइज 40 रुपए प्रति लीटर देश की जनता से ये लोग लूट रहे हैं। क्यों लूट रहे हैं? चलिए रोहन जी, मेरे पास समय यहीं तक था, समय मेरे पास खत्म हो गया है। महंगाई या फिर बाकी तमाम मुद्दे, आखिर गुजरात चुनावों में किसके वादों पर जनता को यकीन हो रहा है, तो 6 दिन बाद जब ईवीएम में किस्मत कैद हो जाएगी तभी सामने आ पाएगा, जब 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।